हेलो एवरीबॉडी, आज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भूगोल का दूसरा लेसन जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, ये लेसन शुरू करने जा रही हूँ। इस पेज को पढ़िए। पहला जो पेज है, तंजानिया कहाँ है वो। तंजानिया क्या चीज़ है? अफ्रीका का एक स्टेट है। तंजानिया के एक छोटे गाँव में एक लड़की जिसका नाम माम्बा है, वो अपने परिवार के साथ रहती है। उसे बहुत दूर जब पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और वो पानी लेकर कुछ घंटों के बाद अपने घर वापस आती है। घर आने के बाद वो अपनी माँ के साथ घर का काम करवाती है और अपनी भाई के साथ बकरियों की देखभाल करती है। उसका पूरे परिवार के पास एक छोटी झोपड़ी है। वो उनका परिवार जो है एक छोटी झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी के चारों ओर की जो ज़मीन है वो चट्टानी भूमि है। चट्टानी भूमि अर्थात पथरीला इलाका है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद इस ज़मीन पर खेती करके सेम और मक्का 2 फसलें उगाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस पैरे में हमने देखा है कि उनका जीवन बड़ा कठोर है। उनके घर के चारों तरफ पथरीला इलाका है जहाँ पर उसके पिताजी खेती करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें पूरे साल के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। पानी भी बहुत दूर से लेके आना पड़ता है और उनका जो व्यवसाय है उसका भाई बकरियाँ पालता है और पिता खेती करते हैं, तो जिससे उनका जीवन का गुजारा अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। तो इसी तरह एक और बच्चा है पीटर। वो कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। उसका परिवार क्या काम करता है? ऊन बनाने के कारखाने में काम करता है। जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा जी को देखता है कि वो भेड़ों की देखभाल कर रहे होते हैं। उनका भेड़ों का बाड़ा कहाँ पे है? कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। तो बच्चों देखो, हम देख रहे हैं जो माम्बा की झोपड़ी है वो किस इलाके में थी? चट्टानी इलाके अर्थात पथरीला इलाका। लेकिन पीटर का जो घर है वो कैसे इलाके में है? वो विस्तृत घास के मैदान, वो पत्थर वाली ज़मीन नहीं है, चट्टानी ज़मीन नहीं है। ऐसी ज़मीन है जहाँ पर घास उग सकती है अर्थात वनस्पति उग सकती है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। तो वो किस तरह से खेती करते हैं? नवीनतम प्रौद्योगिकी जिसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर आदि हो गए, फसल काटने की मशीनें होगी, और वैज्ञानिक विधि जैसे खाद आदि डालना। तो नए तरीके से वो खेती करते हैं और इस तरह से उनकी खेती में अच्छी फसल पैदा हो जाती है। तो हमने देखा दोनों बच्चों का जो जीवन है, उनके परिवारों का जो जीवन है किस तरह से अलग अलग है। पीटर का फैमिली का जीवन है वो फिर भी अच्छा है, उनके पास अच्छी फसल पैदा हो जाती है, लेकिन जो माम्बा के पिता उनकी फसल अच्छी पैदा नहीं होती है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि माम्बा और पीटर इन दोनों का परिवार अलग अलग जगह पे रहता है, दोनों की जगह अलग अलग तरह की है। तो इससे उनका जीवन भी अलग अलग तरह का है। एक का परिवार अच्छा है, अच्छी स्थिति में रह रहा, और दूसरे का परिवार अच्छी स्थिति में नहीं रह रहा। तो ये जीवन में अंतर क्यों आता है? किस लिए उनके जीवन में अंतर आया? उनकी ज़मीन के अंतर के कारण उनके जीवन में भी अंतर आ गया। जिसकी ज़मीन अच्छी थी उनका अच्छे ढंग से गुजारा हो रहा है, और जिनकी ज़मीन अच्छी नहीं थी उनका गुजारा अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। तो हम यह देखते हैं कि भूमि के अंतर के कारण, भूमि की गुणवत्ता के कारण, मिट्टी की गुणवत्ता के कारण, जल और प्राकृतिक वनस्पति प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण उनके जीवन में अंतर आ गया। कि जिनकी भूमि अच्छी है, जहाँ मिट्टी अच्छी है, जल अच्छा है, और जहाँ पे मशीनों के द्वारा खेती की जाती है वहाँ पे फसल अच्छी हो गई, और जो जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो उनकी फसल भी अच्छी नहीं हुई और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस तरह साइड में ये दिया गया है कि आपने अपने घर के पास जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहाँ देखना है कि आपके प्रदेश की भूमि कैसी है, मृदा कैसी है और जल की उपलब्धता कैसी है। ये आपने अपने माता पिता से पूछकर पता लगाना है। दूसरा जो नीचे दिया गया है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। विश्व की 90% जनसंख्या, दुनिया में जितने भी लोग हैं उसका 90% केवल 30% भूमि पर रहते हैं। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है, विरल माना बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, या वह निर्जन है। निर्जन अर्थात वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। तो इसका मैंने एक चित्र भी बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक चित्र बनाया गया है जो गोलाकार है। इसमें जो 70% हिस्सा है वो सफ़ेद रंग का जो दिखाया गया, जहाँ पे विरल जनसंख्या, जल, समुद्र या निर्जन लिखा हुआ है। अर्थात यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते या बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है। समुद्र में जैसे कहीं कहीं पे ज़मीन दिखाई देती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जहाँ ज़मीन होती है दूर दूर वहाँ पे लोग रहते हैं। और इस तरह से जो ज़मीन का हिस्सा नीचे 30% दिखाया है, तो ये ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़मीन है, लेकिन वो सारी ज़मीन भी रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहीं गंदे नाले हैं, कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं चट्टानें हैं, कहीं पे खाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। तो उसका 30% का भी केवल 1% रहने के योग्य है।
और जहाँ पे इस 1% ज़मीन पे ही घनी आबादी रहती है, क्योंकि यहाँ पीने का अच्छा पानी भी मिल जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे कि जल की मात्रा कितनी है, हमने देखा 70%, और ज़मीन की मात्रा कितनी है कुल भूमि पे, केवल 25%, जिसको हम 1/4 कहते हैं। जल को क्या कहेंगे, 2/3। तो भूमि पर कितना जल पाया जाता है, 2/3 अर्थात 75%, और ज़मीन कितनी पाई जाती है, 1/4 25%। तो ये आगे देखिए, भूमि जो पैरा है, इस पैरा को आप पूरा पैरा पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था संसाधन क्या होते हैं। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनमें भूमि भी शामिल है, भूमि भी उनमें से ही है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग जो हमने चित्र में समझ लिया है, और इस 30% में से भी केवल 1% रहने के योग्य है, 29% बाकी का जो हिस्सा है वो रहने के योग्य नहीं है। तो मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो इन चीज़ों के कारण, कौन सी चीज़ें, एक तो भूमि के बारे में हमने पढ़ा, एक जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। तो भूमि और जलवायु के कारण ही संसार में लोग एक समान ढंग से नहीं रहते। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे शहरों में, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, और जैसे राजस्थान या मरुस्थल जिसको हम कहते हैं, वहाँ बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। तो ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ भूमि अच्छी हो, जहाँ पर जलवायु भी अच्छी हो। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, जैसे ऊंचे कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे खाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति। पर्वतों के तीव्र ढाल, पर्वत बड़े बड़े हों, तिरछे पर्वत होते हैं, ऊपर से नोकीले और नीचे से चौड़ाई वाले। जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ये वो वाली ज़मीन है जो 29% में आती है, जहाँ मैंने बताया कहीं पे गंदे नाले हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे घाटियाँ हैं, और कहीं पे पथरीली ज़मीन है। तो सिर्फ अच्छी ज़मीन कितनी है, 1% है। वो 1% ज़मीन को ही हम उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को कहते हैं। ठीक है ना। जो 1% ज़मीन है वो कैसी है, उपजाऊ है, उर्वर है, और पानी वहाँ आसानी से मिल जाता है। ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे रहते हैं। तो भूमि का उपयोग किसे कहते हैं, तो भूमि का जिन कार्यों में उपयोग किया जाता है उसे भूमि उपयोग कहते हैं। तो वो कौन से कार्य हैं जहाँ भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे कृषि में भूमि का उपयोग किया जाता है, वानिकी में किया जाता है, खनन खोदने में किया जाता है, सड़क बनाने में किया जाता है, उद्योगों की स्थापना में इसका प्रयोग होता है। तो इन सभी को भूमि उपयोग कहते हैं। तो अब ये हमने जो पढ़ा है इसमें आप समझ गए होंगे मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग में विभिन्न तरीकों की सूची बनाई। समझ गए होंगे आप मांबा और पीटर के जीवन में क्या अंतर है। आपने सारी बातें लिखनी है, उनका रहन सहन कैसा, उनका परिवार कैसा है, कैसे वो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और उस काम से उनका जीवन कैसे चलता है। तो सारी बातें आपने लिखनी है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भौतिक कारक कौन से होते हैं भूमि के, उसकी आकृति, उसकी मिट्टी, जलवायु वहाँ की, और उस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, खनिज, जल की उपलब्धता। इन सभी बातों के आधार पर हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि दो तरह की होती है। एक ज़मीन होती है जो सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, एक कुछ लोगों की मिलके कोई चीज़ होती है, जैसे पंचायत भवन है, वो सभी लोगों का समान अधिकार होता है पंचायत भवन में। लेकिन एक जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, निजी स्कूल जिसको कहते हैं, वो एक ही व्यक्ति का होता है। तो जो एक व्यक्ति का ज़मीन होती है या कोई भी चीज़ होती है तो उसे निजी संपत्ति कहेंगे, और जो सभी की मिलकर संपत्ति होती है उसे साझा संपत्ति संसाधन। तो हमने देखा, आगे हम जानते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसकी मांग भी बढ़ती जाती है। लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है, उसे भूमि को तो हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। और हम ये भी जानते हैं कि स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर आता है, कि सब जगह भूमि एक समान नहीं है। कहीं पे तो भूमि बहुत उपजाऊ है और कहीं पे बंजर है, कहीं पे हरे भरे पेड़ पौधे उग जाते हैं और कहीं पे कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। तो सभी जगह भूमि एक समान नहीं है, जिसके कारण लोगों की आबादी भी सब जगह एक समान नहीं है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने या फैक्ट्रियां आदि बनाने, घर बनाने में तो ज़मीन का हनन कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। ज़मीन का लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते जा रहे हैं। जैसे गांव के लोग भी शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कारखाने आदि बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग बना रहे हैं। तो लगातार जो ज़मीन पहले खेती होती थी वहाँ पर आजकल इमारतें बन गई हैं। तो ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा खोदना, प्रयोग करना उसके हस्तक्षेप करने के बराबर है। अगर हम इसी तरह लगातार हस्तक्षेप करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन घटती जा रही है, अर्थात कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। ये 4 चित्र दिखाए गए हैं। इन चारों चित्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन चारों में हमें साफ अंतर दिखाई दे रहा है कि जो नीचे के जो
दो चित्र हैं, उन दोनों में भी कितना अंतर है। एक में तो बहुत कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और अच्छी बिल्डिंगें हैं, एक में गाड़ियाँ भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और बिल्डिंगें भी इतनी हैं जो एक भीड़ के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंगें हैं वो ज़्यादा लोगों के रहने का स्थान है, और जहाँ पे कम बिल्डिंगें हैं वहाँ कम लोग रहते हैं। इसी तरह जो ऊपर वाले दो चित्र दिखाए गए हैं, दोनों में खेत भी दिखाई दे रहे हैं और पशु भी दिखाई दे रहे हैं और झोपड़ी भी दिखाई दे रही हैं एक चित्र में, और दूसरे में झोपड़ी नहीं है लेकिन मकान बने हुए हैं, खेत भी है और पशुओं से खेती नहीं कर रहे बल्कि ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। तो उन दोनों में भी साफ अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर क्यों हुआ? ज़मीन के अंतर के कारण अंतर आया है। हम चित्रों को देख के बता सकते हैं कि ये गांव है, ये बड़ा शहर है, ये छोटा शहर है। तो ज़मीन में अंतर आने के कारण लोगों के जीवन में भी अंतर आ जाता है, और जीवन में अंतर आने के साथ साथ उनकी संस्कृति में भी अंतर आ जाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो निम्नीकरण क्या होता है? भूमि का लगातार निम्नीकरण होना, अर्थात भूमि का छोटे होते जाना, लोग बढ़ते जा रहे हैं और ज़मीन घटती जा रही है। भूस्खलन कई बार ये होता है, जैसे पत्थर आदि होते हैं। ये भी एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे कोई पहाड़ है तो लगातार पहाड़े, जैसे आंधियों में भी जो पहाड़ के ऊपर की मिट्टी है, पत्थरों के टुकड़े होते हैं, वो लुढ़क करके नीचे आ जाते हैं। या कई बार भूकंप आदि होता है तो भूकंप में भी ज़मीन हिलती है तो ज़मीन सरक भी जाती है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं। मृदा अपरदन, मिट्टी का एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए ये सारी चीज़ें, मरुस्थल में क्या होता है? पानी नहीं होता, तो वहाँ पे भी आंधी में मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती है। तो ये भी निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़मीन का लगातार हस्तक्षेप हो रहा है। अगर इसी तरह हस्तक्षेप होता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन रहने के लिए नहीं बचेगी। तो इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो इसका संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके संरक्षण के लिए हमें वनारोपण करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने पड़ेंगे, भूमि का उद्धार करना पड़ेगा, रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना पड़ेगा, और उर्वरकों के विनियमित उपयोग की बेहिसाब उपयोग से भी हमें हटना पड़ेगा। अतिचारण, पशुओं को खुला छोड़ देना और उनका अलग अलग स्थानों पे, जैसे अतिचारण घास चरवाते हैं, तो उससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें रोक लगानी पड़ेगी, तभी भूमि का संरक्षण होगा। क्योंकि जो भूमि के ऊपर घास उगी हुई होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, वो उसे उड़ने नहीं देती। और जब हम ऐसे अतिचारण कराएंगे तो घास नहीं होगी, तो आंधी में मिट्टी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। अब हम देखेंगे मृदा किसे कहते हैं। मृदा पर ये एक चित्र भी दिखाया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे कि ऊपर हरी हरी घास है और उसके नीचे ये भूरे रंग की एक परत है। इस भूरे रंग की परत को ही मृदा कहते हैं, जिसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के, जो जमीन के ऊपर ये मिट्टी है, मिट्टी हम जिसे हम हाथ में उठाते हैं, दानेदार कण हैं, इन कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मिलकर होता है। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो मृदा बनती है। और मृदा कोई एक समय में बनने में कितना, इसको हजारों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कि जैसे भी कोई पेड़ पौधा टूट के गिरता है तो वो एकदम से मृदा नहीं बनता, जो वो पड़ा रहता है सैकड़ों वर्षों तक, वो मिट्टी का रूप ले लेता है। तो इसी तरह जैसे जानवर आदि मरते हैं, आपने देखा होगा कि गायें, भैंसे, कुत्ता, बिल्ली जब मरे उनको एक साइड में पड़े रहते हैं, तो सैकड़ों वर्षों तक पड़े रहने के बाद वो मिट्टी ही बन जाते हैं। तो ये मिट्टी कैसे बनी है? चट्टानों के टूटने से, जो रेत होता है उससे, और जो जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के, इन सभी चीज़ों के सैकड़ों वर्षों के बाद ये मिट्टी बन जाती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सब चीज़ें। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सभी चीज़ें मृदा को प्रभावित करती हैं। मृदा कितने प्रकार की होती है? भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये इधर क्रियाकलाप में है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं होती हैं। इन सभी मृदाओं के गुण भी अलग अलग हैं, तो इस तरह से इनमें उगने वाली फसलें भी अलग अलग होती हैं। अब हमने देखना है कि हम मृदा का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये पहाड़ी इलाकों के चित्र हैं, जिसमें वेदिका फार्म है, समुच्चय रेखीय जुताई है, रक्षक मेखला है। तो ये चित्र मैंने भी बनाए हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो वेदिका फार्म है ये पहाड़ी इलाका है, ऊपर से ऊंचाई दिखाई दे रही है और नीचे चौड़ाई है। तो ये तिरछा है, इसमें सीढ़ी के रूप में क्यारियाँ बना दी जाती हैं और उनके ऊपर फसल उगाई जाती है। जब सीढ़ी के रूप में क्यारियाँ बनाते हैं तो जब ऊपर से पानी गिरता है सीढ़ियों के ऊपर, तो जो पानी की स्पीड होती है वो सीढ़ियों पे आके कम हो जाती है। आप किसी तिरछी जगह पे जब पानी फेंकेंगे तो वो एक स्पीड के साथ जाएगा नीचे, लेकिन जब रास्ते में सीढ़ी बनती है उनके ऊपर पानी गिरेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। समुच्चय रेखीय जुताई में आप देख रहे हैं कि ये भी पहाड़ के ऊपर है, ये समतल मैदानों में भी होती है ये खेती। तो ये जो पूरा खेत होता है
उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी वाली जगह छोड़ के, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखा में ऐसे खेत में लंबी पट्टी, ये मोमजामे की बनी हुई एक पट्टी होती है जो बाजार से मिलती है, लंबी पट्टी होती है, और इसको लंबाई में ऐसे बिछाते जाते हैं। और थोड़ी ज़मीन बीच में छोड़ दिया, फिर बिछा दिया, फिर थोड़ी ज़मीन छोड़ दिया, फिर बिछा दिया। तो जो इस पट्टी के नीचे वाली मिट्टी होती है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा समय तक बनी रहती है, नमी बनी रहती है। तो और नमी बनी रहने से वो मिट्टी उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। वेदिका फार्म में हम देखेंगे कि ये जो पेड़ हैं ये एक लंबी लाइन में लगाए गए हैं, कि पेड़ों को जब हम लंबी लाइन में लगा देते हैं तो उस लाइन के दोनों तरफ की मिट्टी जो है वो जड़ से पकड़ी हुई होती है। जड़ वहाँ की मिट्टी को, दोनों तरफ की मिट्टी को पकड़ के रखती है, जो उधर वाली मिट्टी उड़ कर या बहकर किसी और स्थान पे नहीं जा सकती। तो जड़ें मिट्टी को कैसे पकड़ती हैं, ये चित्र दिखाए गए हैं, 2 चित्र हैं जो ट्रे के रूप में हैं, और इन दोनों ट्रे में मिट्टी भरी गई है। एक ट्रे में पौधे के बीज डाले गए जो थोड़े टाइम बाद उग गए हैं, लेकिन एक ट्रे में कोई बीज नहीं डाला, और इन दोनों ट्रे के एक कोने पे छेद है जहाँ से पानी निकल रहा। तो जब हम इन ट्रे में पानी डालते हैं तो जिसमें पौधे नहीं उगे हुए उसमें जब दूसरे कोने पे पानी डालते हैं तो छेद में से पानी जो निकलता है वो मिट्टी को साथ लेके आता है। लेकिन जिसमें पौधे उगे हुए हैं जब उसके दूसरे कोने पे पानी डालते हैं तो जब पानी निकलता है उसमें मिट्टी नहीं निकल रही, क्योंकि उसकी मिट्टी को जड़ों ने पकड़ लिया। और जो दूसरी ट्रे उसमें कोई पौधा नहीं है तो उसकी मिट्टी को किसी जड़ ने नहीं पकड़ा, तो वो मिट्टी पानी के साथ बहकर बाहर निकल गई। तो इस चित्र से हम समझ सकते हैं कि जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, उसे बहने नहीं देती। तो मिट्टी का संरक्षण करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर पौधे उगाने चाहिए। जितनी पौधों की मात्रा ज़्यादा होगी उतना मिट्टी का बचाव होगा, भूमि का संरक्षण होगा। अब है चट्टानी बांध। चट्टानी बांध कैसे होते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के भी टूटने का, गिरने का डर रहता है, तो उसके नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख दो, इस तरह से एक बांध सा बन जाता है, जिसे जब ऊपर वाला टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा गिरेगा तो नीचे तक नहीं जाएगा, वो इस चट्टान के बांध में अटक जाएगा और नीचे गिरने से बच जाएगा, ताकि जो नीचे वाली चीज़ें हैं उनको नुकसान ना हो। अब है बीज की फसल उगाना, कि हमें मिट्टी पर फसलों को बदल बदल के उगाना चाहिए। हर समय एक ही फसल नहीं उगाना चाहिए, उससे ज़मीन में कई पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो हमें जैसे इस बार एक फसल उगाई है तो अगली बार दूसरे पोषक तत्वों वाली फसल उगानी चाहिए। हम जानते हैं कि जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो नवीकरणीय है। नवीकरणीय अर्थात वह दोबारा से शुद्ध हो जाता है, और भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल है, जो हमने अभी चित्र में समझा था। और इसे जल ग्रह कहना भी उचित है, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत मात्रा में जल पाया जाता है, तो पृथ्वी को हम जल ग्रह भी कह सकते हैं। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई थी, महासागरों में ही हुई थी, और आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हम जानते हैं कि महासागरों का जो पानी है उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक है। लवण अर्थात जिसको हम नमक कहते हैं, लवण से ही नमक बनता है, और जो लवण का पानी होता है वो पीने के योग्य नहीं होता है, ना ही हम उसका कृषि में उपयोग कर सकते हैं, और ऐसे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो अलवणीय जल है वह केवल 2.7% ही है, और 2.7% में से भी 70% जो अलवणीय जल है वो कहीं पे बर्फ़ के रूप में है, कहीं पे हिमानी के रूप में है। जो अलवणीय जल है वो सारा भी पीने के काम नहीं आ रहा। जैसे हम कुछ देशों को देखें, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इन पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई होती है, चाहे वो पानी शुद्ध होता है लेकिन वो बर्फ़ के रूप में होता है, तो उसे हम पी नहीं सकते, और ऐसे इलाकों में तो मनुष्य का जाना भी संभव नहीं है। हम केवल कौन से जल को प्राप्त कर सकते हैं, जो भौम जल अर्थात भूमि के नीचे वाला जल है, जिसे हम समर्सिबल से प्राप्त करते हैं, वह हमारे पीने योग्य है। नदियों और झीलों का पानी भी पीने के योग्य है, जो वाष्प बनकर उड़ जाता है और फिर वापस वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं 1975 में एक साल में 3850 घन किलोमीटर वर्ष पानी की ज़रूरत होती थी, जो 2000 में 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है प्रति वर्ष। एक साल के अंदर पहले कितना पानी यूज होता था, 3850 घन किलोमीटर, 2000 में कितना होने लगा, 6000 घन मीटर। तो इस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जल की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जल का भंडार है वो सीमित है, और सारा जल भी पीने के योग्य नहीं है, क्योंकि समुद्र के जल में तो लवण है, कुछ जल गंदा पानी है, गंदे नाले के रूप में है, तो इस तरह सारा जल पीने के काम नहीं आ सकता। और बहुत सारा जल तो हम वेस्ट भी कर देते हैं, जैसे खाली टूंटी टपकती है, तो अगर बूंद बूंद करके भी टूंटी टपकेगी तो एक साल में 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा। जल ऐसी चीज़ है जिसे हम ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। जल की मात्रा स्थिर है, जो जल आज है वो आज से 1000 साल पहले भी इतनी ही मात्रा में था, और 1000
साल आने वाले जो जो 1000 साल बाद भी इतनी ही मात्रा रहेगी। अर्थात जल को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं। जो वर्षा के रूप में हमें जल प्राप्त होता है उसे हम यूज करते हैं, नदियों झीलों का पानी भी हम यूज़ करते हैं, और जो फिर वापस वाष्प बन करके बादलों में चला जाता है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। वर्षा से पानी मिलता है, फिर वो पानी वाष्प बन के दोबारा वर्षा का रूप ले लेता है, तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। जल की उपलब्धता की समस्या। विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे मरुस्थल है, जहाँ पानी की कमी के कारण उन्हें इतनी दिक्कत आती है कि उन्हें मोल खरीद के पानी पीना पड़ता है। अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पानी के कारण सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में है। ये एक शहर है, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख लोग रहते हैं, और वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, और उन्हें पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो इस पैरे में आप इस पैरे को पढ़ के पता लग जाएगा कि कौन कौन से देश में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही और पानी की कमी होती गई तो इससे हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि जल का भी संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। जल के संरक्षण के तरीके क्या हैं? जैसे वर्षा होती है, बड़े बड़े तालाब बना लिए जाते हैं, उन तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, खेती में सिंचाई का तरीका हमें स्प्रिंकल के द्वारा करना होगा। स्प्रिंकल में क्या होता है, एक प्लास्टिक का पाइप होता है जिसमें जगह जगह छेद कर दिए जाते हैं, या उसमें एक फव्वारा लगा दिया जाता है उसके सिरे पे, और जब उसमें से पानी आता है तो वर्षा के रूप में फसल के ऊपर पानी गिरता है। उससे उतना ही पानी मिलता है जितना कि फसल को ज़रूरत होती है, और वो चारों तरफ फैल जाता है। दूसरा, नदियों पे बांधों को बनाकर भी जल को इकट्ठा किया जा सकता है, और उस जल से बिजली बना सकते हैं। बिजली बनाने के काम आ सकता है वो जल। अगर हम इस तरह से जल का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को भी जल की मात्रा मिल सकेगी।